बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास फीड फॉरवर्ड का टेबल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है जी। इसका हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कंप्यूट यहाँ पे कर लिया था और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सीधा माइनस माइनस करने वाले काम है। आप माइनस करके पहले ये निकालते हैं एसेंशियली कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली चीज़ आपने एक किस्म की कैप्चर करी, ठीक है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास एक्चुअल डेरिवेटिव आपने नहीं कंप्यूट किया, लेकिन चूंकि आपके पास इक्वली स्पेस्ड आपके पास एक्स एक्सेस के ऊपर वैल्यूज़ हैं जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वली स्पेस्ड है, तो इट्स काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब बात ये किसके साथ अब हम करें क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो मुझे रह गया यहाँ पे। सो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाह रहे हैं इंटरपोलेशन, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि x लिया आपने, ठीक है, y कोई आपके पास है लेकिन x आपके पास इक्वल स्पेस में, ठीक है जी। अब आपने कंप्यूट करना है कोई एक स्पेसिफिक x। इंटरपोलेशन से क्या मकसद होता है कि आपने कहना है कि भाई x0, x1, x2, x3 आपके पास गिवन है, जो ऊपर टेबल था आपके पास, उससे आपने फीड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बना लिया आपने। अब आप ये कहते हैं कि ये x की वैल्यू है, इस x को मैंने कंप्यूट करना है, इंटरपोलेट करना है, ठीक है जी। तो हम कहते ये हैं कि x0 के हिसाब से हम कितना आगे जा रहे हैं, जो पहले आपके पास x की वैल्यू है उससे आप कितना आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ज़्यादा x के ऊपर इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट जो है किस चीज़ से, और मतलब और कौन सी चीज़ उसको इफेक्ट करेगी, x0, y0, x1, y1, x2, y2, ये सारे के सारे एसेंशियली चूंकि बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं तो वो x की आउटपुट वैल्यू को भी, f ऑफ x की आउटपुट वैल्यू को भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x जो है वो कितना दूर है आपके x0 से, ठीक है जी। x0 से आप कितना आगे जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, जो x आपने फाइंड करना है वो आपके x0 से कितना दूर है, ठीक है जी। ये आगे जो आपके पास मेथड्स हैं, अक्सर मेथड्स में ये तरीके से इस्तेमाल होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं p। तो p इज़ x जो कि अभी आपने फाइंड आउट करना है, माइनस x0 वॉट एवर द फर्स्ट x इज, ठीक है जी। ये x0 ज़हन में रखें कि ये करीब वाला नहीं, जो पहला x है आपके पास, ये पहले मेथड का तरीकाकार ये है। हर मेथड का अपना माइनर फ़र्क है। कुछ मेथड्स इस तरह कहते हैं कि आपने अगर कंप्यूट करना है तो आप करीब तरीन इसको निकालो, इसमें से माइनस करो। कुछ मेथड्स ये कहते हैं कि आप आगे वाले को करो, ठीक है। इस किस्म के मुख्तलिफ फ़र्क होते हैं, लेकिन ये मेथड जो हम कर रहे हैं ये कहता है कि x0 को देखो, x0 से p कितना दूर है, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय h भी कर रहे हैं क्योंकि h जो है आपका वो इंटरवल है। इसेंशियली हर जगह पे डिवाइड बाय h चीज़ हो रही है, क्योंकि हमने कहा ना कि अगर इंटरवल इतना है तो आपके पास, हमने ऊपर सिर्फ डिफरेंस माइनस किया है ना, उसको फिर हमने डिवाइड बाय इंटरवल नहीं किया, तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ये हम कहना मतलब ये फाइंड करना चाह रहे हैं x कितना दूर है, x इसेंशियली x0 से कितना दूर है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो फ़र्क आएगा, ठीक है जी। तो असल में फार्मूले की जो वो है ना, एक किस्म की इंट्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो पहला फार्मूला हम देख रहे हैं न्यूटन का फार्मूला है, जो कि इस फॉरवर्ड टेबल के बाद है। तो हम इंट्यूशन सिर्फ देखना चाह रहे हैं, एक्चुअल फार्मूला इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये समझें कि भाई वो किस चीज़ को कैप्चर करना चाह रहा है, ठीक है जी। ओके, सो p जो है आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, सो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो है उसका अपना एक खास फार्मूला है, ठीक है जी। इसके अलावा और 2-3 मेथड्स और हैं आपके पास जो कि इसी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को इस्तेमाल करके काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ये x0 पे चल रहा है, हो सकता है x1 पे चले, या माइनर फ़र्क होते हैं, लेकिन एसेंशियली अप्रोच यही होती है कि आपने प्रेडिक्ट क्या करनी है, yn ऑफ x, ठीक है जी। इस n से मुराद है कि आपके पास टोटल ये जो आपके पास वो हैं y की वैल्यूज़ हैं कितनी हैं, y 5 है ना मिसाल के तौर पे, तो आपके पास टोटल डाटा पॉइंट्स 5 हैं, तो n इज़ 5, ये जहन में रखेंगे, ठीक है। और ये देखें कि जितने आपके पास डाटा पॉइंट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा आप आगे भी जा सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर आपके पास 5 डाटा पॉइंट्स हैं तो आप 5 स्टेप्स आगे तक जा सकते हो, ठीक है। छठा स्टेप आप क्यों नहीं, डेल्टा 5 क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको उधर एक डाटा पॉइंट और चाहिए। वो डाटा पॉइंट होगा तो वो डिफरेंस, फिर वो डिफरेंस, फिर वो डिफरेंस, और फिर ये डिफरेंस कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। तो आपके पास 5 जो है यहाँ पे इस केस में 5 इज़ n, ठीक है जी। फॉर्मूले को समझने का तरीका देखें ना कि जो भी सिंबल्स होते हैं आपके पास, जो भी सबस्क्रिप्ट्स होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं, हर एक आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक किस चीज़ को हैंडल कर रहा है। तो n यहाँ पे एसेंशियली मीन्स कि आपके पास कितने डाटा पॉइंट्स हैं ओरिजिनल डाटा सेट में, जितने होंगे उतनी इस एक किस्म का y का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, उतने ज़्यादा डेल्टा उस पर आप आगे जा सकते हैं, और उसी के हिसाब से फार्मूला भी चेंज होगा आगे, ठीक है। देखेंगे तो समझ आ जाएगी, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ चीज़ों को आपस में सम करेंगे, ठीक है। अब ये समझें कि एक इन चीज़ों को आप सम कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या चीज़ें आपके पास, y0, डेल्टा y0, डेल्टा 2y0 अप टू डेल्टा ny0, यानी कि आपके पास ये जो पहली वाली रो है ना, ये इन सारों को आप समहाउ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अभी आप, और फिर सबको सम करेंगे, विच मीन्स कि हम जो फाइनल y निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा,
इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा और इसका भी इफेक्ट होगा। इन 6 की 6 चीज़ों का इफेक्ट आपके पास आएगा फाइनल जो हम y प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं फॉर x, ठीक है। और ये क्या चीज़ें थी? पहला डेरिवेटिव, ओरिजिनल वैल्यू, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 डेरिवेटिव्स यानी कि सारे के सारों का बिहेवियर जो है मिलके इफेक्ट करेगा किसको? आपके फाइनल y को, ठीक है जी। अगेन सिर्फ इंट्यूशन समझना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक्स के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं कि y0 को हम कितना वजन दें, y1 को कितना वजन दें, y2 को कितना वजन दें, y3 को कितना वजन दें, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि कितना वजन मैंने इसको देना है हर टर्म को। ये सारी टर्म्स आपस में, इसका कुछ इफेक्ट है, प्लस इसका कुछ इफेक्ट है, प्लस इसका कुछ इफेक्ट है, प्लस इसका कुछ इफेक्ट है, इन सारों का इफेक्ट उसके अंदर जमा होगा, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो इफेक्ट जो है वो कितना कितना, इसका कितना इफेक्ट होना चाहिए, इसका कितना इफेक्ट होना चाहिए, इसका कितना इफेक्ट, तो हर एक को आप कोई वेट देते हैं। लेट्स से इसका वेट होना चाहिए 0.75, इसका वेट होना चाहिए 0.2, इसका वेट होना चाहिए 0.01, इसका वेट होना चाहिए 0.001, इसका वेट होना चाहिए 0.000001, क्योंकि ये 5वां ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक हो गया। तो वो वेट हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? वो वेट हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ p, क्योंकि अगर आपके पास p बहुत बड़ा है तो आपका बिहेवियर जो है वो फर्क होगा, वो x0 के ऊपर फर्क चीज़ आएगा और वो चीज़ उसके ऊपर आएगी। तो p इसेंशियली आपके वेट के तौर पे एक्ट करता है कि आप जितना पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो आपका बिहेवियर फ़र्क होता जाएगा। बहुत दूर वाली चीज़ जो है वो डिफरेंट किस्म का बिहेवियर आपको देगी, करीब वाला इसेंशियली आपको, आप ये देखना चाह रहे हैं कि हम जिस पॉइंट के हिसाब से इंटरपोलेशन करना चाह रहे हैं बाकी पॉइंट्स का भी इफेक्ट उसमें शामिल है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। सर इधर तो y का कोई जिक्र नहीं है, p में अभी नहीं है, अभी नहीं है, p में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें जब p हम इस जगह के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, p इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखूंगा तो फिर समझ आएगा। p को हम इसको इसके साथ कहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको देखें। ओहो, तो आप क्या कर रहे हैं कि y0 को अपनी जगह पे छोड़ दें, ठीक है, प्लस p को मल्टीप्लाई करें डेल्टा y0 के साथ, ठीक है, समझ आ रही बात की? ओके, तो अब आपने y0 को कितना वजन दिया है? p वजन दिया आपने, ठीक है। आप कितना दूर हैं इस जगह से, वो वजन आपने दिया है पहले डेरिवेटिव को, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा दूर जाते जाएंगे आपके पहले डेरिवेटिव का वजन ज़्यादा होता जाएगा। y0 तो अपनी जगह पे फिक्स है ना, ठीक है। जितना आप दूर जाते जाएंगे p की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, जितनी p की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा पहले ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का वजन ज़्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब इस एग्जैक्ट पॉइंट से जब दूर जा रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट। हाउ इज इट चेंजिंग? अगेन मैथ्स को समझने की कोशिश मत करें, सिर्फ इंट्यूशन को समझें कि जितना आप y0 तो आपने ले लिया, ठीक है, y0 तो आ गया आपके पास। अब आप कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज डेल्टा y, उसको मैं कितना वजन दूं? तो अगर ये इसके बिल्कुल करीब है तो उसको आप फिर बहुत थोड़ा वजन देना चाहते हैं, बिकॉज इट्स रेट ऑफ चेंज। चेंज तो हम तब देखेंगे ना जब कोई हिले भी ना अपनी जगह से, फिर चेंज आएगा। जब तक आप हिल नहीं रहे तब तक आप उसको वजन देने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप चाहते हैं कि इस रेट ऑफ चेंज को वजन ज़्यादा दूं है, इसलिए p को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वेरी करेगा जब आपने x एक दफ़ा ले लिया ना, आपने मिसाल के तौर पे यहीं पे डाटा पॉइंट्स लिए हुए हैं, आगे एग्जांपल भी करते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये आपने डाटा पॉइंट्स लिए हुए हैं। अब आप कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट 22, ठीक, तो x इज 22, p इज 7 डिवाइडेड बाय 5, 7/5, अच्छा ठीक है। सो 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 7/5, ये आपके पास p है। अच्छा ये x जो है ना हर एक y के लिए डिफरेंट होगा, y हर एक x के लिए डिफरेंट होगा, यस, ठीक है, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x, हाउ वी डोंट नो, वी डोंट हैव द फंक्शन बॉडी, लेकिन जाहिर बात है x के साथ वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात सही होगी जी? ओके, सो इंट्यूशन यहाँ पे पहली टर्म की इंट्यूशन क्या है कि द फर्दर अवे यू गो फ्रॉम x0 उतना ज़्यादा p बड़ा होगा, और जितना p बड़ा होगा उतना ज़्यादा वजन आप डेरिवेटिव को देना चाह रहे हैं, बिकॉज डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसका वजन अब कम करेंगे आप और उसका वजन ज़्यादा करेंगे कि चेंज क्या आ रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग फर्दर अवे, सो द चेंज फ्रॉम द करंट पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ विच इज कैप्चर्ड बाय p, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा दूर जाते जाते हैं तो आपका चेंज भी ज़रूरी होता है, कर्वेचर भी ज़रूरी होता है, लेकिन कर्वेचर का वजन कम अज़ कम चेंज से थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप अगेन कम करना है ना थोड़ा, वो कम करने के 50-100 तरीके हैं। p को डिवाइड कर दें, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो न्यूटन साहब ने इस्तेमाल किया हम वो यहाँ पे देख रहे हैं। एसेंशियली कहने का सिर्फ मतलब क्या है कि आप p को p-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का एसेंशियली क्या मतलब है कि आप उससे एक थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, p को थोड़ा छोटा कर रहे हैं,
एसेंशियली बात ये, और फिर उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा आपके पास कि जो आपके पास कर्वेचर है विच इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका वजन थोड़ा सा कम हो गया ऊपर वाले से, ठीक है। एक तो -1 p -1 छोटी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा तो होगा, लेकिन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी आपने कर दिया, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये समझें कि आप उसके वजन को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर इससे अगला जो डेरिवेटिव होगा उसका वजन थोड़ा और कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देखें कि ये फार्मूला बन किस तरह रहा है, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं था, फिर p आया, फिर p -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्डर था तो 2 फैक्टोरियल, फिर p -1 p -2 ताकि और थोड़ा सा वो हो जाए, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये पैटर्न आपका चलता रहता है, ठीक है। तो पैटर्न आखिर में क्या बनता है, p -1 p -2 p माइनस किस जगह तक, यहाँ पे p होना चाहिए था, हाँ नहीं ठीक है, p माइनस कहाँ तक जाएंगे, n+1 तक जाएंगे। क्योंकि देखें जब आपके पास यहाँ पे पैटर्न निकालने का तरीका देखें, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे था p -0, ठीक है, सॉरी, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे था p -0, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे था p -1, जब यहाँ पे 3 था यहाँ पे था p -2, तो जहाँ पे यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे होगा p -n+1 यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, n-1, सॉरी गलत लिखा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने नीचे इक्वेशन भी गलत लिखी होगी, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। सही हो गया फार्मूला समझ। ये फार्मूला आप जैसा कि देख सकते हैं कि ना मुझे समझ आता है ना मुझे याद है, मतलब समझ तो थोड़ा बहुत आता है लेकिन याद तो बिल्कुल नहीं है। द पॉइंट इज़ यू नीड टू गेट द इंट्यूशन बिहाइंड इट, ठीक है। इसलिए इसको इस खास तरीके से लिखा है। ये सारे आमतौर पे जब आप लिखे हुए देखेंगे ना, ये सारे एक लाइन में लिखे होते हैं। द प्रॉब्लम विद दैट इज़ यू डोंट सी द पैटर्न, और शुरू से हम ये बात करते आ रहे हैं कि पैटर्न ज़रूरी है, पैटर्न को समझें, ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। आप क्या कर रहे हैं, आप ओरिजिनल वैल्यू, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो डिफरेंट हर चीज़ को आप अपना वजन देना चाह रहे हैं। जितना आप दूर जाते जाएंगे तो इनका जो रेट्स ऑफ चेंजेस हैं उनका डेरिवेटिव ज़्यादा होता जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। तो आप चेंज को ज़्यादा वजन देना चाहते हैं, विच इज़ कैप्चर्ड बाय p, ठीक है। एसेंशियली दैट इज़ द होल इंट्यूशन दैट यू शुड गेट। बाकी तो ये फार्मूला इसके अंदर वैल्यूज डालें आंसर निकल आएगा, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इंट्यूशन ज़रूरी है कि आपको समझ आए थोड़ी सी, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको बजाय इसके कि मैं आपको x और y की वैल्यूज़ देता, वो भी दे सकता था, मैंने आपको जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने आपको कंप्यूट करके दे दी, ठीक है। आपके पास x है, x0 है, ठीक है, क्या है, y0 है आपके पास, ठीक है, और Δ2 y0 और Δ3 y0 ये आपको दे दिए मैंने, ठीक हो गया। डेल्टा y0 दे दिया, y0 दे दिया, Δ2 y0 दे दिया, Δ3 y0 दे दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जो आप टेबल से निकालते थे, ठीक है, ये जो आपने फाइंड करना है जिसके हिसाब से, और ये भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। और h भी मैंने आपको बता दिया 1, ठीक है। जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको x y की टेबल दे देता ना, आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के सारी चीज़ें खुद निकाल लेते, लेकिन बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सब्ट्रैक्शन है, तो हमने इसको खा लिया और हमने ये चीज़ आपको दे दी, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि y ऑफ x निकालो, ठीक है। पहले तो आप देखें कि आप y3 ऑफ x निकाल सकते हैं, क्योंकि Δ3 y तक आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। वो चीज़ें आपको चाहिए आप उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो p निकाल लें, तो p इज़ x माइनस x0 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय h इज़ 1, तो आपके पास 1.5 आ गया p, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसीजर, इसके अंदर कोई साइंस नहीं इतनी बड़ी, ठीक है जी। सिर्फ एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ कि आपके सामने कहा जाए कि भाई इस गंद के अंदर वैल्यू डालते किस तरह है, ठीक है। सिंपल ऊपर से टर्म्स लेके आएँ, y0 प्लस p डेल्टा y, देखो ये इस तरह लिखा होता है। जब आपके पास कहीं पे स्लाइड्स वगैरह में उन चीज़ों में आप देखें ना, फॉर्मूला इस तरह लिखा होता है, माना कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। वो पैटर्न नज़र नहीं आता आपको, तो ऊपर इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको वो पैटर्न जो है वो नज़र आ जाए, ठीक है जी। वो पैटर्न आपको ज़रा नज़र आ जाए कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, ठीक हो गया। सो बहरहाल यहाँ पे आपने फार्मूला लिख लिया और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ डालें, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने डाली, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी वैल्यूज़ आपने डाली, p-2, इसके अंदर आपने काटा पीटी जो भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, ये कर दिया। फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई 0.7213, ठीक है जी। ये सही कि गलत है, आई डोंट नो, पता नहीं, दोबारा कौन चेक करेगा। बात ये ना, मैथ्स के उसमें जब कर भी लेते हैं ना, तो कम अज़ कम मेरे से ज़िंदगी में कभी चेक नहीं हुआ कि एक दफ़ा मैंने गन कर दिया है, अब आप कहते हैं कि गन दोबारा करो, तो मेरे से दुनिया नहीं, ठीक है जी, सीधी बात ये। सो वी नीड अनदर वे ऑफ चेकिंग वेदर दिस वर्क्स और नॉट, ठीक है। उसको कहा जाता है सैनिटी चेक्स, ठीक है। तो सैनिटी चेक चलाएंगे, थोड़ा सा उसको ज़रा गौर से देखें और तवज्जो से देखें, ये ज़रूरी बात है। सो दिस ओवर हेयर इज़ आर सैनिटी चेक। वैल्यूज़ को ज़रा प्लॉट करें यहाँ पे सारी चीज़ें प्लॉट करेंगे, ठीक है। x0
किधर है कलर। सो ये आपके पास x0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। y0 इज 3.8, तो ये तकरीबन y0 यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, समझ आ गई ना, x0 के लिए y0 है। अब x1 मेरे पास नहीं है, ठीक है। सो ये x1 ये मैंने, ये मैं 2.4 कहाँ से लेके आया हूँ, 2.4 तो वहाँ पे कहीं पे नहीं है, बताएं, है सही छुपा हुआ है। डेल्टा वाई क्या शो करता है? डेल्टा वाई शो करता है y0 और y के दरमियान में कितना फ़र्क है। y0 है ना हमारे पास, डेल्टा वाई भी है, y1 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है क्लास 2 में ये कराते हैं। इफ़ यू हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू हैव कि आगे कितना जाना है तो यू कैन कैलकुलेट दी y1, ठीक है। तो 3.8 माइनस 1 पॉइंट समथिंग 4, 1.4 समथिंग इज 2.4, ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं इससे कितना आगे जाएंगे, माइनस 1.4 आगे जाएंगे, जिसका मतलब है वो कम होगा इससे। वो तो इधर हम आपने x1 कहा था y जी, x1 की वैल्यू तो मुझे इस तरह, x1 की वैल्यू किस तरह पता चली, x1 की पहले वैल्यू बताएं किस तरह पता चली। x0 तो मुझे पता है कि 2 है, x1 किस तरह पता चला? ये जो आपके पास डिफरेंस होता है इसको कहते हैं h, ठीक है। कि कितना डिस्टेंस है आपके पास, इक्वली स्पेस्ड होंगे और h आपको बता दिया कि 1 है, ठीक है। तो आपके पास x0 क्या हो गया 3, x1 हो गया 3, x2 हो गया 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ से लेके आए, तो y की वैल्यू गिवन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास y0 गिवन है और हमें पता है कि y0 से y तक जब जाते हैं तो माइनस 1.4 होता है, जिसका मतलब है कि दिस इज y1 इज 2.4, ठीक है जी। इससे अगला भी आप कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेल्टा 2 y0 है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यू कैन सी दैट इट्स स्टिल गोइंग इन दी माइनस, नीचे ही जा रहा है ना कहीं पे, ठीक है। अगेन कैलकुलेशन हम कर सकते थे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, टेबल है ना, वापस प्रोपेगेट उसको कर लेंगे, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है, चौथी वैल्यू गिवन है, इसमें से इसको माइनस करें, ये निकल आएगा, इन दोनों में से माइनस करें, वैल्यूज निकल आएंगी, वी हैव द होल थिंग, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एक दफ़ा हमने करके देख लिया कि y1 किस तरीके से निकला है, नाउ वी जस्ट नीड टू गेट अ फील ऑफ इट। और फील जो एटलीस्ट मुझे पता चली वो ये कि देखो ये सारे के सारे डेल्टा 2 y0 भी माइनस में जा रहा है, डेल्टा 3 में फिर जाके वो कहीं पे इंक्रीज होने की तरफ कहीं पे आया, लेकिन 2 तक फिलहाल इसको रखते हैं, ठीक है। तो इट्स स्टिल गोइंग डाउन, तो ये आपके पास ये चीज़ जो है इट्स गोइंग टू बी समवेयर हियर, ठीक है जी, इस जगह पे कहीं पे होगी नीचे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दिस इज -2 डिफरेंस है डेल्टा y0 और डेल्टा y1, दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी कि वो वैल्यू और भी छोटी होगी, यानी कि इसका मतलब है कि उससे पीछे वाली वैल्यू भी और छोटी होगी, ठीक है। इंट्यूशन सिर्फ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज इट्स इन द नेगेटिव इट मींस द ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। अगर आपके पास कर्वेचर ही नेगेटिव है, पहले तो था कि स्लोप नेगेटिव है, अब कर्वेचर भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर्वेचर है ना आपके पास, तो कर्वेचर नेगेटिव है, विच मींस स्लोप इज गोइंग मोर इन द नेगेटिव। ये होता है ना कि अगर देखो कर्वेचर क्या बताता है कि आपके पास स्लोप है, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव में जा रही है, ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या कहते हैं कि कर्वेचर पॉजिटिव है। अगर स्लोप नीचे जा रही है तो आप कहते हैं कर्वेचर नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है। कर्वेचर नेगेटिव का मतलब होता है ना, स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लोप नेगेटिव का मतलब है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू। इस तरह कर्वेचर इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्लोप। तो अगर स्लोप इस तरह है और आप कहते हैं कि कर्वेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्लोप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। और अगर इस तरह स्लोप और आप कह रहे हैं कि कर्वेचर नेगेटिव है, तो आप कह रहे हैं स्लोप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मुड़ रही है, बेंड हो रही है, यूं है स्लोप। समझ आ गई, लेकिन ये जो कहानी हमने कर जी जी जी, सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि वी वांट टू गेट अ फील ऑफ व्हाट द डाटा लुक्स लाइक। आप कहेंगे इससे तो अच्छा था नीचे उसको इक्वेशन को ही चेक कर लेते, उससे जल्दी चेक हो जाता, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वी ट्राइंग टू विजुअलाइज व्हाट आवर डाटा लुक्स लाइक विदाउट एक्चुअली हैविंग द डाटा। ये इंट्यूशन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से डेवलप होती है कि जब आप कहेंगे ना कि कर्वेचर इस तरह जा रहा है, तो इवन दो आई डोंट हैव द वैल्यू बट आई नो दैट द स्लोप इज डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि इसके देखिए एग्जैक्टली काम हमने यहाँ पे किया, डेल्टा y0 वाज द स्लोप, इट वाज नेगेटिव, तो हमने कहा कि अगली वैल्यू इससे छोटी होगी, स्लोप नेगेटिव है ना, तो अगली वैल्यू इससे छोटी होगी। इस तरह हमने कहा कर्वेचर भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इससे पिछली स्लोप भी और नेगेटिव थी, तो चूंकि वो और नेगेटिव थी, इसका मतलब है कि आपकी स्लोप नीचे की तरफ बेंड कर रही है, जिसका मतलब है कि अगर ये स्लोप ऐसे थी तो ये स्लोप अब ऐसे इससे भी ज़्यादा नीचे होगी, आपकी स्लोप और बेंड कर रही है इस तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने तकरीबन इस जगह पे लगाया, इट्स नॉट जरूरी कि ये यहीं पे आए, लेकिन इट्स बेंडिंग मोर डाउनवर्ड्स बिकॉज द कर्वेचर इज ऑल्सो नेगेटिव,
तो इवन दो आई डोंट हैव द स्लोप बट आई कैन एक्सट्रैक्ट द बिहेवियर फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है, ये मशीन लर्निंग में अगेन इसलिए बार बार यहाँ पे चीज़ों के ऊपर जोर दे रहा हूँ, या आगे जाके यही चीज़ें होती हैं कि यू कैंट सी द फंक्शन, यू कैंट सी द डाटा, बट यू कैन सी द कर्वेचर्स एंड स्लोप्स एंड फंक्शंस, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उनको देख के आहिस्ता आहिस्ता आप खुद अपनी ये इंट्यूशंस जो हैं वो डेवलप करेंगे तो आपको समझ आएगी फिर बात की। ठीक है, तो पहले मैंने 2.4 को नीचे क्यों लगाया, क्योंकि मैंने कंप्यूट किया। आसान बात ये थी कि अगर मैं नहीं भी कंप्यूट करता तो मैं आपको ये कहता भाई स्लोप नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि वैल्यू अगली वैल्यू नीचे होगी। ठीक है, अगली बात, चूंकि कर्वेचर नेगेटिव है, डेल्टा 2y नेगेटिव है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी स्लोप जो भी इस तरह है वो फर्दर और नीचे जाएगी अब। ठीक है, एक्चुअल अगर टेबल बना के देख लें तो आपको नजर भी आ जाएगा कि वैल्यू इस तरीके से होंगी, लेकिन डू यू गेट द इंट्यूशन? ठीक है, इंट्यूशन ओवरऑल समझ आ रही है। कर्वेचर क्या कह रहा है कि आपकी स्लोप कैसे चेंज होगी, बिकॉज कर्वेचर इज नेगेटिव योर स्लोप इज गोइंग टू नाउ डिक्रीज, एंड स्लोप डिक्रीज का मतलब है कि वो नेगेटिव थी तो वो और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, इसलिए ये दो लाइनें इस तरह बनाई हैं, पहले स्लोप इस तरह थी, अब स्लोप और नेगेटिव में जा रही है। कैसे पता चला? बिकॉज दिस वैल्यू इज इन द नेगेटिव। ठीक हो गया, तीसरे वाले पे जाते ही नहीं क्योंकि वो कर्वेचर चेंज का वो एक नया गन बन जाएगा। ठीक है, उस तक शायद मेरा भी दिमाग नहीं पहुंचता अभी फिलहाल। ये बात सही होगी जी। तो हमने ये 3 पॉइंट्स काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर लिए कि दिस इज द, और ये 4 मैंने क्यों लिया, ये 4 क्यों है, ये 5 क्यों नहीं है? बिकॉज h इज 1, जवाब दें। ठीक है, h1 है ना, एक पॉइंट आगे जा रहे हैं ना। ठीक है, h1 है आपके पास, सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने तुक्के पे मारी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगा, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, इट्स समवेयर देयर। ठीक हो गया जी, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती थी। अब x मेरे पास क्या है, 3.5 ये रहा। ठीक है, और वैल्यू इसकी मैंने क्या निकाली है, 0.7। डज इट मेक सेंस? काइंड ऑफ। ठीक है, सो अगर मैं स्ट्रेट यूं बनाऊं तो इट्स लिटिल ऑफ, लेकिन ये तो मैंने तुक्के पे किया ना, तो एटलीस्ट इट मेक्स सेंस। अगर मेरे पास वैल्यू आई होती लेट्स से 1.7 ये जगह, तो दैट वुड नॉट हैव मेड सेंस। ठीक है, लेट्स से 2.1 अगर वैल्यू आई होती मेरे पास, देन दैट वुड नॉट हैव मेड सेंस। तो ये एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा है, बट वंस यू गेट दिस इंट्यूशन एंड यू कैन ड्रॉ दीज विजुअल्स इन योर ब्रेन, कागज पे भी नहीं, हवा में जब आप ये बना सकें तो यू कैन इमीडिएटली चेक योर वर्किंग, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट। बात समझ आइए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब भी इंटरपोलेशन करते हैं तो इंटरपोलेशन इज नेवर द फाइनल आंसर, यू ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू समथिंग एल्स। तो यू क्विकली चेक विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द होल मैथ्स अगेन, इसको कहा जाता है सैनिटी चेक, डज इट मेक सेंस और नॉट। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से क्यों नहीं चेक करवा सकते, ये तो आप हाथ से कभी भी नहीं लिखेंगे ना, तो आप कोड करेंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ यू इनपुट द फॉर्मूला रॉन्ग समवेयर। ठीक है, तो गलतियाँ हो सकती है ना, डाटा एंट्री में गलती हो सकती है, आपके बहुत सारी चीज़ों में गलती हो सकती है। तो आपने इंट्यूटिवली जल्दी से चेक कर लिया कि क्या सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको कहा जाता है सैनिटी चेक। तो आपने एक सैनिटी चेक, ये जो ग्राफ बना हुआ है दिस इज सैनिटी चेक। ठीक है, कैसे बनाया वो ज़रूरी है कि आपको इंट्यूशन डेवलप हो, इसलिए हम कर्वेचर और स्लोप उस वक्त से करते आए हैं। हालांकि वो डेल्टा वाई डेल्टा 2y आर नॉट एक्चुअली कर्वेचर्स और स्लोप्स, बट दे आर रेट्स ऑफ चेंज। समझ आ रही बात की? ओके, सो इसको हम थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं, न्यूटन्स मेथड को। कहानी थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ओके, किधर गया ये रहा। सो इसको देख लें, न्यूटन्स मेथड करता क्या है, ये फीड फॉरवर्ड टेबल बना, यार फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, फीड फॉरवर्ड बार बार न्यूरल नेटवर्क से मेरे मुंह में आता है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ये। ठीक है, ये वैल्यूज़ उठाएं, एक्स वाई सारी वैल्यूज़ आपके पास होंगी, ठक्कर के इसके अंदर डाले निकल आएगा, वो बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके, कोड में सिर्फ ये कि टेबल किस तरह बनाएंगे, तो आप लोगों को 2D अरेज बनाने आते हैं, उससे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, मर्जी आपकी, ये करना चाहते हैं खुद कोड करना चाहते हैं, जो भी है करिए। ठीक है, हमने कुछ इंपोर्ट्स कर लिए। ये डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल है, आप इसको एक्स और वाई के वेक्टर्स देते हैं। ठीक है, और ये एसेंशियली आपको ये कोएफ जो रिटर्न कर रहा है, ये आपके पास वही काम कर रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं अंदाजे के लिए, i+1 j-1 i j-1। ठीक है जी, तो i+1 और i रोज कॉलम्स के हिसाब से ये कंप्यूट कर रहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, ये ना आपको याद करने की ज़रूरत है, और समझ नहीं भी आता तो खैर है, बट यू कैन सी कि आपके पास ith रो और jth कॉलम के लिए ये बेसिकली कंप्यूट कर रहा है, यहाँ पे टेबल बना रहा है आपके लिए। हाँ, ये 2D आपको मैट्रिक्स बना के देगा कोएफ विच इज़ गोइंग टू बी दी होल टेबल। ठीक हो गया जी, ओके। और ये वो पॉलिनोमियल है कि आप इसको वो टेबल देंगे, x का डाटा देंगे और x देंगे आप। ठीक है जी, या आप इसको दे देंगे तो ये उसके हिसाब से आपको एक्चुअल वैल्यू कंप्यूट करके दे देगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने डाटा बनाया -5 1 0 2 और y r -2 6 1 3। ठीक है, ये वही डाटा जो हम ऊपर से चलाते आ रहे हैं, ये देख लेते हैं। ओके, हमने पहले डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल कैलकुलेट किया इसके ज़रिए से। ठीक है जी, अगेन कोड इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट गेट द बिग पिक्चर कि हम किस तरीके से करें। ठीक है, खुद कोड करना चाहें तो देख सकते हैं इसको।
ये जो नई वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ के लिए अब आप प्रिडिक्शन करके दो। पहले आपने उसको बताया ये डाटा है सारे वैल्यूज़ के लिए, अब आप उसको कह रहे हो 0 से लेके इस जगह तक मुझे सारी प्रिडिक्शंस करके दो, ठीक है जी, ओके। और वाई न्यू जो ये आप उसको डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कॉल करेंगे तो आपको प्रिडिक्शंस करके दे देगा। सो दीज आर दी एक्स वैल्यूज़ फॉर विच वी नीड प्रिडिक्शंस एंड दीज आर दी एक्चुअल प्रिडिक्शंस, जिसको आपने एस भेजा, डाटा भेजा और नया पॉइंट भी आपने उसके लिए भेज दिया, ठीक है ओके। और इसको हमने प्लॉट कर लिया। सो दिस इज़ योर न्यूटन की इंटरपोलेशन, ठीक है। अगेन हमारे पास फंक्शन नहीं है एक्चुअल, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है फंक्शन से नहीं बनी हुई, ये बनी हुई है आपने जो इसको कहा कि -5 से 2 तक 0.1 के स्टेप के साथ डिफरेंट वैल्यूज कंप्यूट करके दो, तो ये उसने किए हैं। कैसे पता चलेगा कि अगर हम इसको कर लें कि -5 से 0.1 तक जाओ और लेट से 0.5 का स्टेप लो, तो ये देखें ये इस तरह हो गया, रफ हो गया ना, क्योंकि आप 0.5 के बाद आपसे, तो ये आपको स्मूथ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यूज छोटी दी हैं। इट्स नॉट एक्चुअली अ फंक्शन, फंक्शन इज नॉट बीइंग प्लॉटेड, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ये इंटरपोलेशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है जी। क्यूबिक स्प्लाइन का और इसका फ़र्क देख लें थोड़ा सा। अगर आप बाउंड्री कंडीशन टाइप नेचुरल जो कि हमने लास्ट टाइम की थी, अगर आप उस तरीके से करें और उसकी न्यूटन की पोलिनोमियल्स भी कैलकुलेट कर लें, प्रिडिक्शन इंटरपोलेशन, और क्यूबिक वाली भी कर लें, और दोनों को अगर आप यहाँ पे प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पे न्यूटन्स वाला जो है वो इस जगह पे आपके लिए प्रिडिक्ट कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 12.5, ठीक है जी, जबकि ये आपको क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है, आई गेस 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे आके इसको नेचुरल इज इक्वल टू 0 इसको अगर आप हटा दें तो आप देखेंगे कि जो आपके पास डिफ़ॉल्ट वाला जो है नॉट अ नॉट वाली जो चीज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज न्यूटन्स, ठीक है। तो इंटरनली ये मेथड्स जो हैं बाकायदा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं कि हवा में होते हैं बिल्कुल, ठीक है जी ओके। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल वाली एग्जांपल है उसको हम छोड़ देते हैं ताकि वो मेरे पास ऐसे रहे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब सवाल अगेन वही वाला है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा वाला गलत है, तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई नया डाटा पॉइंट अब आपके पास आ गया, पहले हमने बात की हुई थी, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई नया डाटा पॉइंट आ गया, मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चल गया कि -4 पे द करेक्ट वैल्यू इज 2.5, ठीक है, तो फिर ये वाला बेहतर है। और अगर आपके पास -4 पे एक्चुअल वैल्यू इज 10, तो फिर ये वाला बेहतर है। बट अगेन चांसेस हैं, हो सकता है वो 10 आपने गलत कंप्यूट किया हो। तो द मोर डाटा पॉइंट्स यू हैव, तो जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट जो कि बाद में, जो इंटरपोलेशन के टाइम पे आपने इसको नहीं दिखाए थे, बाद में जितने डाटा पॉइंट्स आप इसको दिखाएंगे, जितने ज़्यादा मैच किए जाएंगे किसी एक इंटरपोलेशन पे, तो हम कहेंगे ये इंटरपोलेशन बेहतर है, वो इंटरपोलेशन बेहतर नहीं है, एसेंशियली, ठीक है। लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक हो भाई, बात समझ आ गई? सवाल है तो पूछे। अच्छा, कल तो क्लास नहीं है क्योंकि कॉन्वोकेशन है, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने ये करना है, वो फिर मैं वीडियो बंद कर दूँ, फिर बाकी बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। आप लोगों का नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की सिर्फ से बॉडी नहीं थी, ठीक है, बट वी हैड द एक्चुअल डाटा, ठीक है। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि व्हाट इफ इट्स द ऑपोजिट, कि वी डोंट हैव एनी डाटा, वी जस्ट हैव वन डाटा पॉइंट एंड वी हैव द फंक्शन की बॉडी, ठीक है, बट द फंक्शन बॉडी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट कंप्यूट इट। और बड़ी आसान सी एग्जांपल है, आप लोग कहेंगे बड़ी आसानी से हो जाता है, साइन ऑफ एक्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इफ़ यू थिंक अबाउट हाउ यू हैव एवर कैलकुलेटेड साइन एक्स, कैसे किया है, तो हमेशा आप लोगों ने कैलकुलेटर में डाला है। हमारे ज़माने में एक टेबल होते थे, ठीक है, हम कागज़ पे देखा करते थे कि साइन ऑफ एक्स क्या है, ठीक है जी। यू हैवंट एक्चुअली कंप्यूटेड साइन ऑफ एक्स एवर अदर देन ट्राइंगल्स, कि अगर ये वैल्यू है वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज वाला जो चीज़ होती थी, ठीक है, उसके ज़रिए से किया, उसके अलावा आपने कभी साइन एक्स कंप्यूट नहीं किया, ठीक है जी, बिकॉज द कंप्यूटेशन ऑफ साइन एक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। कैलकुलेटर में डालते हैं ना, तो कैलकुलेटर से आप निकलवाते रहे ना अभी तक, कैलकुलेटर कैसे निकालता है? कैलकुलेटर के पास तो ट्राइंगल नहीं होते अंदर, वो किस तरीके से निकालता है? यस, यूनिट, देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपको मैंने कहा कि आप साइन ऑफ 15 निकाल के मुझे दें, तो कैसे निकालेंगे? आपको एक ट्राइंगल या तो बनाएंगे जिसकी एंगल 15 डिग्री का हो, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद दैट 15 डिग्रीज, और कैलकुलेटर किस तरह बनाएगा? फिर आप यू हैव टू डू समथिंग ना। तो हाउ डू यू एक्चुअली कंप्यूट साइन ऑफ एक्स? बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, हाउ डू यू कंप्यूट दैट? इवन दो वी नो कि साइन ऑफ 0 इज 0, आई थिंक, आई डोंट नो, ठीक है, कॉस ऑफ 0 इज 1, तो साइन ऑफ 0 0, एनीवे जो भी, वी नो दैट 1 पॉइंट, ठीक है, बट वी डोंट नो एनीथिंग एल्स, ठीक है। वो 1 पॉइंट भी किस तरह मुझे पता है, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज, आपके पास जो ऑपोजिट होता है वो नहीं होता, तो इसलिए 0 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज 0, ठीक है जी। साइन ऑफ 0 मैं निकाल सकता हूँ, साइन ऑफ 1.5 क्या है, साइन ऑफ 15 क्या है, साइन ऑफ 20, तो वी नीड टू कम अप विद अ मेथड जिसमें अब आपके पास आगे फर्दर डाटा भी नहीं है,
ठीक है, लेकिन यू कैन समहाउ बेस्ड ऑन जस्ट दिस वन डाटा पॉइंट, जस्ट द जीरोथ पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स 0, आगे की आपको पूरी कर्व नहीं पता, यू कैन प्रिडिक्ट using the behavior of the function here at this one data point, you can predict what the value is going to be at, let's say sin is equal to 15. तो नेक्स्ट टाइम अब हमने ये काम करना है कि अब हमारे पास फंक्शन की बॉडी है, डाटा पॉइंट्स नहीं है, तो इंटरपोलेशन के लिए तो डाटा पॉइंट्स चाहिए, आपने देखा ना 5 डाटा पॉइंट्स चाहिए इंटरपोलेशन के लिए। अब आपके पास डाटा पॉइंट्स नहीं है, फंक्शन की बॉडी है, लेकिन फंक्शन की बॉडी को कंप्यूट करना मुश्किल है, ठीक है जी। तो हाउ डू यू डू दैट? So we need some sort of an approximation which works. And जो टॉपिक हमने पढ़ना है सेशन के बाद इंशाल्लाह करेंगे, that is one of the most often used parts of numerical analysis वगैरह, ठीक है जी। It's very often used. Sin x एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, तो if you want to compute sin x, you use that method. Everybody uses that method. और सिर्फ sin x नहीं है, almost all the methods that you want to capture, if you cannot actually compute them, which is essentially almost all of the real world functions, तो सारों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो इंट्यूशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं, बड़ा तफसीली लेक्चर है इंशाल्लाह, उसके अंदर जो इंट्यूशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो आगे जाके आपको जितनी भी विजुअलाइजेशन वगैरह उन सारों के अंदर बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल होती है। तो इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ द एक्चुअल मेथड टू कंप्यूट साइन एक्स, द इंट्यूशंस दैट यू गेन दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डाटा साइंस की जितनी भी फील्ड्स आप कर लें, मशीन लर्निंग, AI वगैरह, सारों में बहुत ज़्यादा वो इंट्यूशंस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछें।